आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। टुडे जो सेशन है वो है सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। और यहीं पर फ्रेंड्स आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है 39, ठीक है ना। देखो 38 में कंप्लीट करा चुकी हूँ, सॉरी यहाँ पे 38 नहीं 39 होगा। भाई शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू आपको कंटिन्यू सेशन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। और अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, देखो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761, ठीक है ना। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, देन आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो आप हावर्ड गार्डनर, ठीक है ना, इनको जानते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है यहाँ पर? बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है हावर्ड गार्डनर ने। ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में डिफरेंट यहाँ पर बुद्धि होती है, अलग अलग बुद्धि होती है। अगर एक बच्चा यहाँ पर राम है तो उसमें जो है पढ़ने की बुद्धि बहुत बेस्ट है, यहीं पर मैथ्स बहुत अच्छे सॉल्व करता है। यहीं पर दूसरी जो है लड़की है सीता, ओके, उसकी बात करें तो वो जो है संगीत में बहुत रुचि रखती है, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हाँ संगीत में बहुत रुचि रखती है, काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पर लेती है, ओके। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में, अब देखो यहाँ पे राम है, ओके, जिसे जो है पढ़ने में रुचि है, मैथ्स वगैरह निकालने में काफ़ी रुचि है। यहीं पर सीता है जिसे कि क्या है आपका यहाँ पर संगीत में रुचि है। तो दोनों बच्चों की डिफरेंट रुचि हुई। तो यहीं पर कहेंगे बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का जो है सबसे सटीक अनुमान है? नो, बल्कि व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हावर्ड गार्डनर यही कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि, ठीक है ना, पाई जाती है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ आवाज होगी हर्ष। ओके, क्लियर है। सो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हावर्ड गार्डनर यही कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है और विभिन्न प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया कि राम जो है पढ़ने में रुचि रखता है, यहीं पर जो सीता है उसकी क्लास में पढ़ती है लेकिन वो संगीत में काफ़ी अच्छे से रुचि रखती है, ठीक है ना। तो और इसी तरह से यहाँ पर एक और बच्चा है जो कि चित्रकला में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, ड्रॉइंग वगैरह में। ओके, सभी जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर सोचते हैं, अलग अलग तरीके से सारी, ठीक है ना, चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, भययुक्त और धमकी भरा, अगम्य और बहिष्कारी, उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ठीक है ना। तो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को क्या करता है? सुसाधित करता है। क्या करता है? संज्ञान को सुसाधित करता है। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? देखो भय मुक्त और धमकी भरा अगर आप जो है बच्चे को वातावरण प्रोवाइड कराएंगे तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। क्या आप यहाँ पे अगम्य और बहिष्कारी, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसे बाहर निकाल देंगे क्लास से कि जाओ आप पढ़ नहीं रहे हो, आप क्लास से बाहर जाओ? या फिर उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक, क्या आप उपदेश दोगे बच्चे को और पाठ्य पुस्तक बेस होकर आप पढ़ाएंगे? जो लैंग्वेज पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई है उसको बोल देंगे रट लो, बार बार अभ्यास कर लो, सेम यही आपका हो जाएगा। आप कुछ भी बच्चे को नहीं समझा रहे हैं। क्या ये राइट होगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सो सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। आपने देखा होगा 1 to 5 की अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो क्लास होती है, जो आपकी दीवारें होती है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड और जो है यहाँ पे सामने वाली और ये वाले, ठीक है ना, जो आपकी ये होती है दीवारें होती है रूम में, तो आपको पता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे चित्र, बहुत सारे बॉक्स से लगाकर रखते हैं। किसी बॉक्स में ABCD से फुल होता है और कोई बॉक्स ऐसे NR से होता है फुल, और किसी बॉक्स पर जो है यहाँ पे काउंटिंग लिखी रहती है 1 2 3 4, ओके ना, इस तरह से सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो फाइनली यहीं पर अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स,
तो अब देखो, ठीक है, और जो बोर्ड है, बोर्ड पर भी जो है चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है ना, और जो यहाँ पर टीचर्स की जो टेबल रखी है, मेज रखी है जो टीचर्स की, उस पर भी जो है अलग अलग सामग्री रखी है, जैसे कि यहाँ पर टीचर्स का पेन रखा हुआ है, या फिर यहाँ पर चौक वगैरह रखी हुई है, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर जो है बात करें अलग अलग डिफरेंट चीज़, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे जो वो डस्टर होता है उसे साफ करते हैं वो रखी हुई है ना, बुक्स रखी हुई है। तो बच्चा जब इन चीज़ों को देखेगा ना कक्षा में, तो बच्चा इन चीज़ों को देख देख कर सीखने की कोशिश करेगा और पूछने की कोशिश करेगा कि सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर इससे क्या किया जाता है, मैम इससे क्या किया जाता है, और खुद जो है बच्चा ऊपर दीवारों पर देख देख कर पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये होगा मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, आगे नेक्स्ट है जेंडर। देखो जेंडर क्या है, जेंडर क्या है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशानुगत कारकों के द्वारा होता है, या फिर आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या फिर एक जन्मजात क्या है, प्रवृत्ति है। देखो अगर हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर यानी कि देखो जब यहाँ पर जो है बच्चे, ठीक है ना, जब यहाँ पे बेबी का जन्म होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद में यहाँ पर ये निर्धारित किया जाता है समाज के द्वारा कि ये लड़की है कि लड़का है, ठीक है, चलो हो गया। फिर आगे उसे जो वातावरण प्रोवाइड किया जाता है, अगर देखो यहाँ पर बेबी लड़का है तो उसी तरह से उसे वातावरण दिया जाएगा, अगर लड़की है तो उसको भी उसी तरह से वातावरण दिया जाएगा। क्लियर है ना? हर्ष आराम से खेलते रहना, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जेंडर, मैंने भी कहा आपको कि जैसे लड़की है और लड़का है, ओके, तो अब यहाँ पर हम उसे उसी तरह से, अब देखो अगर लड़की है बेबी यहाँ पर, ओके, तो आप उसे जो खिलौने लाकर दोगे, गुड़िया इस तरह के खिलौने लाकर दोगे, और जो लड़का है आप उसके साथ इस तरह से बातचीत करोगे कि देखो बेटा आप यहाँ पे आओ, बेटा लो ये जो है यहाँ पे मिल्क पियो, बेटा ये लो ये खाओ, ओके, और लड़की के साथ आप इसी तरह से व्यवहार करोगे कि बेटी, ठीक है ना, आप समझ गए ना। तो ये जो है यहाँ पर जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। ये चीज़ यहाँ पर हमारे समाज ने, हमारी संस्कृति ने तय की हुई है कि ये लड़की है और ये लड़का है, और इन्हें किस तरह का वातावरण यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है जीन प्याजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन है, लाक्षणिक प्रकार्यता है, प्रतिवर्ती सोच है, या फिर क्या है, संरक्षण है। देखो जीन प्याजे के सिद्धांत में, जीन प्याजे की थ्योरी में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? सबसे पहले तो ये समझो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पर जीन प्याजे ने दिया है। ओके, ठीक है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं, जीन प्याजे ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई है। पहले संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहीं पर जीन प्याजे के सिद्धांत में ये कहा गया है कि किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? ठीक है, मानो एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, और उसके पास में ना कुछ जो है ऐसे ही गत्ता वत्ता सा या फिर कुछ ऐसा सामान उसने लिया हुआ है हाथ में, और वो कान पर लगाता है और बोलता है मम्मी जी आप कैसे हो, यानी कि जिस तरह आप बात करते हैं आपको देखता है, फिर उसी तरह वो अन्य चीज़ों को फ़ोन मानकर इस तरह से बात करता है जैसा आप करते हैं, और आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आप बात करते हैं अपने जो है, देखो पेरेंट्स बात करते हैं ना बच्चे के सामने, ओके, अपने भाई उनकी जो मम्मा है अपने घर पे करती है, उनके जो फादर है जो है, ठीक है ना, अलग अलग जगह करते हैं, ओके। तो बच्चा सब कुछ देखता है, सुनता है, तो जैसे जैसे आप बोलते हो, आप बात करते हो, तो बच्चा किसी अन्य वस्तु को फ़ोन मानकर यहाँ पर बात कर रहा है आपकी तरह, और आपको बोल रहा है मम्मा आप कैसे हो, ठीक हो, आ जाओ मैं आ रहा हूँ, ओके। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाएगा, यानी कि उसका लक्षण क्या है? देखो फोन उसने देखा हुआ है, पहचाना हुआ है कि हाँ फ़ोन से बात की जाती है, फिर उसने अन्य वस्तु को फ़ोन बनाकर उसी तरह से यहाँ पर अपना लक्ष्य, ठीक है ना, क्या कर रहा है, उसको फील कर रहा है, महसूस कर रहा है।
आगे देखो नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? रचनात्मक जो मूल्यांकन है इनमें से किस लिए प्रभावी होता है? विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, या फिर विद्यार्थियों की नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय में, ठीक है ना, निर्दिष्ट करने के लिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? सबसे पहले समझिए कि रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहा जाता है। देखो, रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जब हम बच्चे को शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे को उसका अर्थ समझ आना चाहिए, सारी चीज़ें उसकी क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर समस्या है वो सॉल्व होनी चाहिए और बच्चे के अनुसार ही आपकी शिक्षा प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना। तो क्या आप बच्चों में भय पैदा करेंगे पढ़ाते वक्त, या फिर आप बच्चों की तुलना करेंगे, कह रहे हैं कि राम बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बाकी सब बच्चे तो यहाँ पर बुद्धू है, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी बच्चों का मनोबल तोड़ रहे हैं। या फिर क्या आप बच्चों को नामीकरण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, विशेष विद्यालय के लिए उन्हें जो है भेज देंगे कि यहाँ पर आपको शिफ्ट होना है, हम नहीं पढ़ाएंगे। सो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, ठीक है। अब ये देखो, एक स्कूल है, वहाँ पे 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे हैं यहाँ पर, तो आपको इन 30 बच्चों को उसी तरह से हैंडल करना है, क्योंकि ये जो 30 बच्चे हैं ये जो है बुद्धि क्षमता में भी डिफरेंट है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई मंदबुद्धि है, कोई जड़ बुद्धि का बच्चा है, कोई सामान्य बुद्धि का बच्चा है, तो डिफरेंट यहाँ पर सभी बच्चे हैं, तो आपको उसी तरह उन्हें हैंडल करना है और पढ़ाना है। ओके, और कुछ बच्चे यहाँ पर क्या है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उन्हें भी उस माध्यम से ही चीज़ें प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। अभिकथन कहता है कि एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अभिकथन देखते हैं, एक क्लास में टीचर्स को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। देखो, एक क्लास है और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और टीचर्स यहाँ पर बच्चों को क्या कर रहे हैं, उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं, या फिर बच्चों के साथ अच्छा जो है व्यवहार कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे भी रुचि लेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा बच्चों को पढ़ने में भी, ठीक है ना। कह रहे हैं कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित क्यों नहीं है? भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित क्यों नहीं है? बिल्कुल है। अब देखो, आपने जो है बच्चे को पानी दिया, गर्म पानी है, उसने बच्चे ने हाथ में लिया, गर्म पानी जैसे हाथ में लिया तो जो है ग्लास को टच किया तो गर्म पानी उसे क्या लगा, गर्म लगा, उसने अभी नहीं पकड़ा ग्लास, ठीक है। ये क्या है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास। अभी देखो यहाँ पर क्या करेगा, उसको इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, ज्ञान नॉलेज हो चुकी है इस चीज़ की कि क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है। ओके, इस वजह से उसने फील किया, अगर कुछ आप उसे खट्टा खिलाएंगे वो नहीं खाएगा और मीठा खिलाएंगे तो बहुत बेस्ट खिलाएगा, कड़वा खिलाएंगे नहीं खाएगा, क्योंकि उस चीज़ की उसे भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित होता है, तो ये गलत हुआ कारण, इसलिए यहाँ पर ये सही है और आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हर्ष, ओके यहीं पे रहना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूप लक्षण है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता या फिर कार्य व्यवस्था के उच्च यहाँ पर स्तर, ठीक है ना। तो ADHD निम्न में से कौन सा अवधान न्यून अतिक्रियाशीलता यानी कि ADHD का प्रारूपिक लक्षण है? वो होगा आवेगशीलता। देखो, आवेगशीलता किसे कहा जाता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी सिंपली लैंग्वेज में। तो आवेगशीलता की बात करते हैं। यहाँ पे फाइनली मानो कि एक जो है क्लास है, एक कक्षा बच्चे को प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है ना, और टीचर्स जब बहुत जल्दी, आपको पता है कि टीचर्स पढ़ाते हैं और पढ़ाते वक्त टीचर्स कभी कभी ये पूछते हैं कि चलो इस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कौन देगा। तो एक बच्चा है जो कि बिना सोचे समझे एकदम अपने आप बोल जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, हाथ ऊपर कर लेता है, सर मैं बताऊंगा, या खड़ा हो गया है फिर बैठ के ही बोल रहा है, सर मैं बताऊंगा, पूछो क्या पूछना है। ओके, उसने भी यानी कि तुरंत हम प्रतिक्रिया करते हैं, अगर हमें टीचर्स ने कुछ बोला तो हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, वो होता है आवेगशीलता, ठीक है ना। तो अब यहीं पर जो है टीचर्स ने कुछ पूछा, कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, तो उस बच्चे ने कहा हाँ सर मैं बताऊंगा, हाँ सर ये ऐसे नहीं वैसे होता है, इनकी तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है, वो होगा यहाँ पर क्या, आवेगशीलता। ओके, चलिए
आपने देखा होगा इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम जो है आवश्यकताओं जैसे कि पठन व्यय के लिए, गुणज के लिए इत्यादि के संदर्भ में सही है। ओके, कौन सा यहाँ पर अधिगम आवश्यकताओं जैसे कि पठन व्यय के लिए, गुणज यानी कि पढ़ने में त्रुटि है, जब बच्चा पढ़ नहीं पाता, और यहाँ पर गुणज व्यय के लिए यानी कि जो है मैथ्स में कमज़ोर होता है कि प्लस माइनस में डिफरेंस नहीं समझता, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, इन सब चीज़ों में, ठीक है ना। और पठन में के लिए पढ़ने में त्रुटि फील करता है, कुछ भी चीज़ लिखी हुई है उसे जो है सही तरीके से नहीं पढ़ पाता। तो यहाँ पर क्या कि अधिगम आवश्यकता से जूझते सभी विद्यार्थी क्या एक जैसे होते हैं? नो। या फिर अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं? नो। या फिर अधिगम आवश्यकता जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं? या फिर अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह से कारकों से प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये एडिटिंग करना क्वेश्चन याद नहीं रहा, देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्यों राइट होगा? क्योंकि देखो जो बच्चा पठन वैकल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया, जो कि कुछ भी लिखा हुआ है और उसे सही से नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो तंत्रिका यहाँ पे कारण हुआ। अब देखो बच्चा जो है कुछ लिखा हुआ है उसे सही से पढ़ नहीं पा रहा है। अब यहीं पर हम बात करें, अगर जो है घर पर भी उसे अच्छा वातावरण नहीं प्रोवाइड हो रहा है, पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे हैं ना, ध्यान दे रहे हैं कि बेटा पढ़ो, तुम क्या पढ़ते हो, स्कूल में क्या करते हो, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो और उसे घर पर भी पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है, तो वो वातावरण कारक हुआ। और दोनों ही चीज़ यहाँ पर अधिगम से जुड़ने, सीखने और सिखाने के लिए दोनों ही चीज़ यहाँ पर जो है इफेक्ट डालेगी। ओके, नेक्स्ट है, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? देखो श्रवण बाधिता किसे कहते हैं? श्रवण बाधित बच्चे मोटे जो कि सुन नहीं पाते, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं होगा? आपको क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य, गति, व्याख्यान, क्रिया आधारित बहुसंवेदी। देखो अगर बच्चा सुन नहीं पाता, देखो सुन ही तो नहीं पाता लेकिन देख तो सकता है, आंखें तो है, बिल्कुल आप उसे दृश्य चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। क्रिया आधारित, सुन नहीं पा रहा है लेकिन आप उसे संकेत के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ठीक है ना। बहुसंवेदी, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से आप प्रोवाइड कराएंगे। बच्चा सुन नहीं पाता, टेप रिकॉर्डर वगैरह, ओके, इस तरह से सुन नहीं पाता तो देखने की चीज़ें उसे ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे, संकेत फील कराएंगे, ठीक है ना, कि ये वो है, इस तरह से जो है संकेत के माध्यम से आप बच्चे को सिखाएंगे। लेकिन कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? वो है यहाँ पर क्या? लेक्चर, व्याख्यान। मानो आज टीचर्स ने ठान लिया और पूरी क्लास में ना तो बोर्ड पे कुछ लिखवा रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है अपने लेक्चर्स दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल बोल के सुना रहे हैं, ठीक है ना। आज टीचर्स आपको व्याख्यान, लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो जो बच्चा है वो यहाँ पर देखो, अब सभी बच्चे हैं, ठीक है, और सभी बच्चे समझ जाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन ये बच्चा सुनता नहीं है। ओके, तो अब अगर यहाँ पे टीचर्स, ठीक है ना, बच्चे को जो है बोल बोल कर पढ़ाएगा, बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। यस, ये पे हूँ, ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि बच्चा एक तो सुन नहीं पाता, श्रवण बाधित है, और यहाँ पे किसी व्याख्यान, लेक्चर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चा पिछड़ जाएगा अन्य बच्चों से। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, या फिर विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, या फिर पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए? प्रतिभाशाली बच्चे, निगेटिव ऑप्शंस बताना है। प्रतिभाशाली बच्चे में होते हैं जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है। कितना होते हैं भैया जी? 140 प्लस होता है। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, हर एक चीज़ को करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रखते हैं, और उनकी जो यहाँ पे बुद्धि क्षमता होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, तुरंत से चीज़ों को करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ पर। अब उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? अब देखो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, अब देखो टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू कर रहे हैं। टीचर्स आज कह रहे हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा सभी बच्चों को यही चीज़ पढ़नी होगी। अभी देखो टीचर्स बहुत सिंपल से सम्स दे रहे हैं कि चलो आपको ये यहाँ पर प्लस करना है, और जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो इन चीज़ों से उब जाएगा,
बोरिंग फील करेगा, बोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये बच्चा बोरिंग फील करेगा तो इससे पिछड़ जाएगा और ये सीखने की गति इसकी कम हो जाएगी, जो प्रतिभाशाली बच्चा है। इसलिए बी ऑप्शन वहाँ पर राइट था। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में संविलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। ठीक है ना। तो एक यहाँ पे समावेशी कक्षा है, उसमें संविलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी तरीका होगा? एक समावेशी कक्षा है, ठीक है ना, इसमें संविलीनता से जूझते विद्यार्थी, देखो संविलीनता से जूझते जो विद्यार्थी है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? संविलीनता। संविलीनता का मतलब वो होता है कि बार बार एक ही कार्य को करते रहना, डिफरेंट कार्य करने में उन्हें अरुचि होती है और यहाँ पे समझ नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य कर रहे हैं तो वो बेस्ट होता है उनके लिए। सो यहाँ पर होगा अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। अगर एक टीचर से, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, एक टीचर से जो है एक ही लैंग्वेज में प्रतिदिन पढ़ाता है, एक ही तरीके से पढ़ाता है, एक ही चीज़ को फॉलो करता है, तो संविलीनता वाले जो बच्चे हैं वो इसमें उबेंगे नहीं, उन्हें वो चीज़ याद रहेगी और अच्छे से इंटरेस्ट भी लेंगे। लेकिन अगर आप अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे या फिर आप अपने बोलने का तरीका चेंज करेंगे या फिर क्लास का टाइम चेंज करेंगे तो वो बच्चे यहाँ पर अब क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। अगर आप बार बार एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो उससे तो बच्चे संविलीनता वाले टिके रहेंगे। लेकिन अगर आपने दूसरा यहाँ पर रूल्स फॉलो कर दिया, ओके, तो वो बच्चे उबने लगेंगे, पढ़ने में रुचि कम लेंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे। वो होते हैं संविलीनता से जूझते बच्चे। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन हमारा, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल के द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन के द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण के द्वारा। तो अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? क्या वो नकल करके सबसे बेहतर सीखते हैं कि एक दूसरे की नकल कर रहे हैं? वयस्कों की निष्क्रिय, वो भी निगेटिव नकल, या फिर व्यवहार के बाह्य अनुकूल के द्वारा, या फिर असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण, रट्टाफिकेशन, रट्टा आप मार रहे हैं कि बस जो भी लिखा हुआ है उसका रट्टा मार लीजिए और चीज़ें हमें याद हो जाएगी। क्या आप इस तरह से सीखना चाह रहे हैं? तो सबसे बेस्ट यहाँ पर क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा कि जो है अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा बच्चे सीखना चाह रहे हो और सीख रहे हैं। आपको पता है बच्चा है और कुछ भी सीखेगा अपने वातावरण में ही ढलकर सीखेगा, अपने वातावरण से ही रिलेटेड चीज़ें सीखेगा और करने की कोशिश करेगा। तो देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप जैसा भी बच्चे को वातावरण प्रोवाइड कराएंगे बच्चा उसी माध्यम से सीखेगा। अच्छा वातावरण दे रहे हैं तो बच्चा अच्छा सीखेगा, गलत दे रहे हैं तो बच्चा गलत सीखेगा। ठीक है ना। ऑब्वियसली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फाइनली। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। और डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्वेरी तो हमारी यही रहती है, आपको पता है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। और सबसे मेन पॉइंट्स ये हैं कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा, समझ आया, तो फटाफट सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए यहाँ पर तो ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड जो है चाहिए नहीं चाहिए, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी नहीं करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और ऑब्वियसली थैंक्स फॉर जो है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। कोई भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट्स है किसी क्वेश्चंस को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। ओके, चलिए, तो अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।